हाँ, वेलकम बैक। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे अपने रिलेटेड कनेक्शन के अंतर्गत। जैसे लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि मैक्सिमम पिच की लिमिट वगैरह क्या होती है, तो वहीं पे कई बार एक ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे टैग रिलेटिंग का। ठीक है, देखो बेसिकली टैग रिलेट होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं कि आपने कोई भी कनेक्शन किया। ठीक है, जैसे कि कोई घसक प्लेट है। घसक प्लेट क्या होती है भाई, जिस पे कोई मेंबर को ऐड किया जाता है। मान लेता हूँ मैं कोई ये कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम के थ्रू क्या किया हुआ है, अपन ने इस प्लेट से इसको कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से। ये कोई प्लेट से इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, तो ये जो मेरी प्लेट रहेगी, ये वाली जो प्लेट है उसको अपन क्या कहते हैं, गसेटेड प्लेट। गसेटेड प्लेट यानी बेसिकली क्या कनेक्शन के ऊपर काम आती है, उसको हम क्या कहते हैं, गसेटेड प्लेट कह देते हैं। ठीक है, और ये मेरा मैंने क्या हो गया, कोई एक मेंबर है। ठीक है, ये कोई मेरा क्या है, एक मेंबर है। तो देखो जो गसेटेड प्लेट के ऊपर जो कनेक्शन रहेगा, ये गसेटेड एक प्लेट है और उसके ऊपर एक मेंबर है, और मान लें इस मेंबर के पीछे एक मेंबर और है। जैसे कि मान लेता हूँ कि एक मेरी सरफेस हुई, सॉरी, जैसे कि ये दो मेंबर हैं, इन दोनों मेंबर को एक प्लेट के द्वारा हेल्प से ऐड, इस तरह से ऐड किया हुआ है। ये गसट प्लेट हो गई, दो मेंबर है, लंबाई के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, तो गसट प्लेट मैंने यहाँ ऊपर लगाई और ये दो मेंबर हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये जो मेंबर है, इन दोनों मेंबर को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो रिवेट यूज किए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं भाई, टैग रिवेट बोल देते हैं। यदि यहाँ पे कोई रिवेटिंग होगी, यदि गसट प्लेटेड के साथ में यदि कोई रिवेटिंग हो रखी है, तो ये रिवेट मेरे क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल रिवेट। ये तो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल रिवेट हो गया। वहीं इन दोनों मेंबर्स को यदि ऐड करने के लिए जो बनाया गया है, वो मेरे क्या कहलाते हैं भाई, टैग रिवेट्स। टैग मतलब टक टक करना है, जैसे बांध के रखना। ठीक है, तो उसको अपन क्या करते हैं, टैग रिवेट्स। और ये जो रहेंगे मेरे क्या रहेंगे, स्ट्रक्चरल रिवेट। स्ट्रक्चरल रिवेट। ठीक है, और जैसे इसका मैं डायग्राम बनाऊं, जैसे आप इसको उसमें लेना चाहो, जैसे कि बीच की प्लेट है, ये तो क्या है, गसक प्लेट है, और इसके साथ में मैं दो मेंबर को ऐड कर देता हूँ। जैसे एक मेंबर ये था और ये दोनों मेंबर क्या बैक टू बैक अरेंज है, और इनको यहां से क्या किया हुआ है, एक रिवेटेड कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये तो मेरे क्या हो गए, स्ट्रक्चरल रिवेट हो गए। अब जो सिर्फ मेंबर को एक यूनाइट करने के लिए, यानी ये जो दो मेंबर है, इन दोनों मेंबर की लंबाई ऐसे होगी, तो इस लंबाई को आपस में दोनों मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए जो रिवेट यूज किए जाते हैं, वो मेरे क्या कहलाते हैं भाई, टैग रिवेट कहलाते हैं। सिंपल है, यानी कि ऐसे कोई रिवेट, ठीक है, ऐसे कोई रिवेट जो सिर्फ एक मेंबर जो है, स्ट्रक्चरल मेंबर के जो कंपोनेंट हैं, उनको सिंगल यूनिट बनाने के जो काम आते हैं, वो मेरे क्या कहलाते हैं भाई, टैग रिवेट कहलाते हैं। यदि आपसे कोई पूछे टैग रिवेट क्या होते हैं, तो सिंपल सा आंसर दे दोगे क्या, कि दे आर द रिवेट, दे आर द रिवेट्स, किस काम आते हैं भाई, दोनों मेंबर को यूनाइट करने के लिए, यूज्ड टू मेक, used to make the structural component, the structural component, structural component as a single unit। कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसको एक बनाने के लिए काम आते हैं, वो मेरे क्या कहलाते हैं भाई, टैग रिवेट कहलाते हैं। दूसरी चीज ये याद रखनी कि इसके ऊपर जो भी लोड आ रहा है, वो लोड को ये कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट बना के रखते हैं। जो भी अपने घसक प्लेट के ऊपर जो भी लोड आएगा, ये उस लोड को क्या करेंगे, बियर नहीं करेंगे, कैरी नहीं करेंगे। तो ये भी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, दे डू नॉट कैरी एनी लोड, they do not carry any load because we consider, because we consider tach rebate not as a structural unit, structural unit, ये कोई भी स्ट्रक्चरल यूनिट के अंतर्गत कंसीडर इनको नहीं किया जाता है। फिर वही बात करें इन दोनों टैग रिवेट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, यानी पिच कितनी होती है उस केस के अंतर्गत। तो जो मैक्सिमम पिच है इन केस ऑफ टैग रिवेट, जो कि दो एंगल सेक्शन बैक टू बैक अरेंज किए हुए हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1000 होती है इन टेंशन मेंबर। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, द मैक्सिमम पिच, द मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच मतलब इन दोनों के एडजेसेंट जो रिवेट हैं, टैग रिवेट हैं, उनके बीच के सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। ठीक है, तो द मैक्सिमम पिच प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ, द मैक्सिमम पिच प्रोवाइडेड
in the case of tack rivets, in the case of tack rivet when two angle section connected back to back का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मेरी गसट प्लेट है, इसके दोनों एंगल सेक्शन को क्या कर दिया, बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया, ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इन दोनों को जब आपस में कनेक्ट किया हुआ उस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैक टू बैक ऑफ ए गसट प्लेट, उस गसट प्लेट के दोनों बैक टू बैक है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, पहला तो ये है कि 100 mm इन केस ऑफ टेंशन, सॉरी 1000 mm इन दी केस ऑफ टेंशन। यदि जो टेंसाइल मेंबर है अपना, तो उस केस में तो अपन को क्या लेनी है, 1000 mm लेनी। वही कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होती है तो बकलिंग के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है भाई, कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेस देन 600 यूज की जाएगी, ठीक है। टेंशन के अंदर कितनी, 1000 mm, और कंप्रेशन के अंदर लेस देन 600 mm इन केस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। इन केस ऑफ कंप्रेशन के केस में कितनी लेनी है भाई अपन को, 600 से ज्यादा नहीं लेनी है, या फिर इससे कम लेनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो अजम्पशन है वो दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो एंगल सेक्शन हो चाहे चैनल सेक्शन हो। एंगल सेक्शन तो इस तरह का होता है, चैनल सेक्शन किस तरह का होता है, इस तरह का कुछ, ठीक है। सी सेक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं, चैनल सेक्शन कह देते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब वही अपन बात करते हैं कि जब दो प्लेट्स को गसक प्लेट के साथ में अटैच कर दिया जाता है, जब दो प्लेट को एक साथ अटैच किया जाता है, तो उस केस में मैक्सिमम पिच कितनी होती है, वो भी अपन को याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दो प्लेट को अपन ने नॉर्मल कनेक्शन किया था विदाउट गसक प्लेट, तब तो अपन ने क्या लिया था, 16T 200 12T 200 यही लिया था। उसके बाद में अपने जब बेंड क्वेश्चन के केस में 50% तक इंक्रीज कर दिया था, लेकिन जब गसक प्लेट की दोनों तरफ यदि इनको जोड़ दिया जाता है, तो उस केस के अंदर कितना लेना है वो याद रखना है। when two plates are attached by a गसक प्लेट, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो दोनों प्लेट है वो क्या है, गसक प्लेट से कनेक्टेड है बैक टू बैक, यानी बीच में गसक प्लेट आ जाएगी और दोनों तरफ जो मेंबर्स हैं वो आ जाएंगे। देन द मैक्सिमम pitch is taken as तो क्या लेंगे भाई, मिनिमम ऑफ किस का मिनिमम भाई, 32T और 300 mm। इन दोनों में से जो वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसी को अपन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। 32 और 300 विच एवर इज लेस। क्लियर हो गई। ये तो केस कब का है, जब मेरी जो प्लेट्स हैं क्या है, नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। इसमें कंडीशन लिख लेना, when plates are not exposed to the weather, वहीं यदि एक्सपोज टू वेदर हो उस केस के अंतर्गत मैक्सिमम पिच दैट इज 16T और कितनी आ जाएगी, 16T और 200 mm, इसमें से विच एवर इज लेस। ये किस केस के अंतर्गत है, when plates are exposed to the weather, यानी कि जब जो मेरी प्लेट है वो वेदर के लिए एक्सपोज है, उस केस की अपन बात कर रहे थे। जब भी अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम पिच है वो 1000 mm से ज्यादा तो होनी ही चाहिए, तो इससे बड़ा केस तो अपन ने कोई देखा ही नहीं,
ठीक है। तो जब टैग रिवेटिंग की बात कर रहे हैं तो टैग रिवेटिंग के अंतर्गत फॉर टैग रिवेटिंग सीधा सीधा लिख लो, फॉर टैग रिवेटिंग इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1000 mm, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो ये अपनी क्या कहानी थी किसकी, टैग रिवेट के बारे में, ये आपने शायद देख ली होगी, ठीक है। इसको मैं अब मिटा देता हूँ, क्लियर है ना यहाँ तक की कहानी। तो अभी अपन बात करते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आपको मान लिया कि रिवेट की साइज नहीं दी जाए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा और आपसे रिवेट की साइज ही नहीं दी आपके बारे में, कितने एमएम का आपको रिवेट यूज करना है, तो उस केस के अंदर अपन यूज करते हैं अनविन्स फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं भाई, अनविन्स फॉर्मूला, अनविन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू अनविन्स फॉर्मूला बात करते हैं। इट कब यूज किया जाएगा, जब आपको डायमीटर रिवेट नहीं दी जाती है। इट इज यूज्ड when dia of rivet not given, जब आपको रिवेट की डाया नहीं दी जाती तो उस केस में आप रिवेट की डाया एज्यूम करेंगे 5 = 6.05 रूट टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा हुआ है डायरेक्टली अनविन्स फॉर्मूला, और कई बार आपसे वो रिवेट की साइज पूछ लेता है। यहाँ पे टी क्या है, टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन mm, where T is the thickness of thinner plate in mm। ध्यान रखना mm के अंतर्गत ही रखनी है वैल्यू आपको, तभी हमने फॉर्मूला वैलिड रहेगा। और नेक्स्ट क्या होता है, फाई अपना क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट इन mm। तो बहुत जो वैल्यूज हैं वो किसके अंदर लेंगे अपन को, mm के अंतर्गत लेंगे। क्लियर होगी कहानी एमएस फॉर्मूला की। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिनको अपन कवर करते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप चाहो तो नोट डाल के इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। नोट डाल के अपन पॉइंट को लिखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है, यानी जो भी अपन फील्ड रिवेट की बात कर रहे हैं, तो फील्ड रिवेट में अपन ने देखा था कि पावर ड्राइवन से जैसे अपन फील्ड रिवेट के अंतर्गत गए थे, तो जो परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई थी, 10% कम हो गई थी, ठीक है। तो फॉर फील्ड रिवेट्स द परमिसिबल stresses are reduced by 10%। उस केस के अंदर क्या कर देंगे भाई, 10% आपको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। वहीं अपन ने और पढ़ा था कि जब भी अपन परमिसिबल स्ट्रेस की रिवेट के अंदर बात करते हैं और बिंड लोड को कंसीडर किया जाए, ठीक है, जब भी बिंड लोड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर किया जाता है तो एज पर IS कोड जो परमिसिबल स्ट्रेस है जो कितनी हो जाती है भाई, 25% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा, when या फिर the permissible stresses in rivet कब की बात कर रहे हैं, जब अपन अंडर विंड लोड और अंडर अर्थक्वेक लोड, अंडर विंड एंड अर्थक्वेक लोड, and earthquake load consideration increased by 25%। इतनी इंक्रीज हो जाती है भाई, 25% इंक्रीज हो जाती है, ठीक, ये कहानी है भाई। उसके बाद में कई बार आपको कवर प्लेट की थिकनेस देता है, जो अपन ने बात करी थी बट जॉइंट की, ठीक है। तो बट जॉइंट विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट किया जाता है। यदि आपको कवर प्लेट की थिकनेस नहीं दी जाए तो उस केस में अपन को एज्यूम करनी है 5/8 ऑफ टी, यानी जो भी मेन प्लेट है, ठीक है, और मेन प्लेट में से जो भी कौन सी थिनर वाली है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करेंगे,
यूज कर लेंगे किसको, थिकनेस को, ठीक है। तो व्हेन थिकनेस ऑफ cover plate is not given यानी कि थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आपको नहीं दी गई है, उस केस में क्या लेनी है, then the thickness of cover plate कितनी लेनी है मेरे को, 5/8 टाइम्स, ठीक है। कवर प्लेट should not be less than 5/8 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम ऑफ मेन प्लेट, यानी कि मेन प्लेट के अंतर्गत से यदि मान लें 2 प्लेट है मिनिमम, तो उनमें से मिनिमम वाली कंसीडर करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/8 ऑफ टी, ठीक है। और टी क्या है, मेन प्लेट की थिकनेस है, और मेन में भी कौन सी, थिनर, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, जैसे मान लिया ये वाली मेरी प्लेट है कोई 10 mm की, ठीक है, और एक प्लेट जो मेरी है वो मान ली मैंने क्या है 8 mm की, ये क्या है मेरी 8 mm की है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कवर प्लेट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कवर प्लेट रहेगी और एक यहाँ पे रहेगी कवर प्लेट। अब देखो जैसे कि अपन को दिख रहा है कि इन दोनों की क्या है, साइज सेम नहीं है, तो उस केस के अंतर्गत यहाँ पे एक पैकिंग प्लेट को यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है भाई, पैकिंग प्लेट। ये क्या हो जाएगी अपनी पैकिंग प्लेट, याद रखना है ये भी, ठीक है। और ये क्या हो गई अपनी रेड वाली कवर प्लेट। तो इस केस में कवर प्लेट, देखो कवर प्लेट का जो हमेशा ये जो वैल्यू निकलेगी इन दोनों का एडिशन निकलेगी, ठीक है। सम ऑफ द कवर प्लेट निकलेगा, ठीक है। तो कितना ले लेंगे भाई, 5/8 इंटू 8, मिनिमम 8 है तो क्या हो गई 5 mm। तो ये चीज आपको याद रखनी है, याद रहेगी थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कैसे निकालेंगे, ठीक, ये चीज यहाँ रखना है, ठीक है। कई बुक्स में इसको डायरेक्टली टोटल की जगह एक कवर प्लेट का ही मान लेते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, अजम्पशंस इन डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट, यानी कि रिवेट जॉइंट के अंतर्गत जब भी अपन बात कर रहे हैं तो क्या क्या अजम्पशंस को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ जी, तो देखो अब बात करते हैं अपन अजम्पशंस ऑफ रिवेट जॉइंट। रिवेट जॉइंट के अंदर हमको क्या क्या अजम्पशंस लेके चलना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो अजम्पशन है वो तो ये मान के चलना है कि जब भी अपन कोई भी अप्लाइड एक्सियल लोड लगाएंगे, ठीक है, तो जो भी एक्सियल लोड लगेगा उसको ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि सारे रिवेट क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। तो पहला अजम्पशन तो यही लिखिएगा, फर्स्ट अजम्पशन क्या है भाई, द अप्लाइड एक्सियल लोड इज एज्यूम्ड, द applied axial load is assumed क्या assume करना है, सबके द्वारा सेम शेयर किया जाए, assumed to be shared equally, ठीक है। सारे रिवेट क्या लेंगे, इसको इक्वल लेंगे, ठीक है। शेयर्ड ऐसा कह सकते, शेयर्ड by the all rebates equally, ठीक है। सारे इसको क्या लेंगे, बराबर लेके चलेंगे। सेकंड अजम्पशन की बात करते हैं, तो उस अजम्पशन में अपने पढ़ा था, मतलब जब रिवेटेड कनेक्शन कर रहे थे, इसके ऊपर जो भी स्ट्रेस आएगा मेरा, ठीक है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस है, चाहे वो मेरा शियर स्ट्रेस है, चाहे मेरा बियरिंग स्ट्रेस है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। जो भी सेंटर पे है चाहे फिर बाहर की तरफ है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एंड बियरिंग स्ट्रेस एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स आर अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म, उनके सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अपन पढ़ते हैं शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है,
ठीक है, लेकिन उसको इस तरह से ना मानने में क्या मान के चलेंगे, पूरा ही क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, द टेंसाइल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेस एंड बेयरिंग स्ट्रेस आर देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स आर assumed to be uniform. The टेंसाइल स्ट्रेस और एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितना बताया था मैंने, 0.6 Fy, कॉमा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितना बताया था, 0.45 Fy, ये तो बताया था। ठीक है, एंड बियरिंग स्ट्रेस, एंड बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये सारे क्या रहेंगे, स्ट्रेस एट स्ट्रेसेस एट दियर रेस्पेक्टिव, at their respective at their respective centers are to be assumed क्या भाई, यूनिफॉर्म इनको एज्यूम करके चलना, ये अपना हो गया सेकंड एजम्पशन। और जो भी कनेक्शन के अंदर आपने देखा था, यदि उसकी एसेंट्रिसिटी है या फिर उसके प्लेट्स की बेड, मान लो प्लेट्स पे क्या आ रहा है, जो वेट की वजह से लोड आ रहा है, तो यहाँ से जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी उसको हमको क्या करके मानना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा एजम्पशन क्या हो गया, बेंडिंग स्ट्रेसेस टू बी नेग्लेक्टेड, द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, द effect of bending stress is neglected, उसको क्या कर देना है भाई, अपन को नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक, फोर्थ एजम्पशन की बात करते हैं। देखो फोर्थ एजम्पशन बात करते हैं अपन ग्रिप लेंथ की। बेसिकली ग्रिप लेंथ क्या होती है, जब भी जैसे मैंने अपने कनेक्शन किया, जैसे एक प्लेट मेरी ये है और दूसरी प्लेट ये है, ये कनेक्शन किस तरह का दिख रहा है भाई अपन को, लाइब्सॉइड दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर दो रिवेट अपन ने लगा दिए, ये अपन ने दो रिवेट लगा दिए भाई, इनको टोपी पहना देते हैं। ठीक है, ये अपने दो रिवेट हैं, तो जो ग्रिप लेंथ होती है वो उन दोनों प्लेटों की थिकनेस के बराबर होती है, दिस इज द ग्रिप लेंथ। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, ग्रिप लेंथ इसको एल से शो कर देते हैं, किससे, एल से। अब ये जो ग्रिप लेंथ है, ठीक है, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए या फिर किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में एक क्लॉज है, वो हमको याद रखना है। पहले तो ग्रिप लेंथ होती क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, द ग्रिप लेंथ क्या होती है भाई, ग्रिप लेंथ इज द सम ऑफ थिकनेस ऑफ, क्या है भाई, सम ऑफ थिकनेस ऑफ टू प्लेट्स, ये जो भी दोनों प्लेट है उनकी टोटल जो थिकनेस है वो क्या कहलाएगी, ग्रिप लेंथ कहलाएगी। और ग्रिप लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए भाई, ग्रिप लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 फाई। ठीक है, फाई क्या क्या है यहाँ पे, रिवेट का नॉमिनल डाया है। ये तो है अपने एलएसएमपी केस के अंतर्गत, यानी कि लिमिट स्टेट मेथड के अंतर्गत। वहीं यदि अपन बात करें डब्ल्यूएसएमपी, बेसिकली जो रिवेट कनेक्शन है वो किसके अंदर चल रहा है, डब्ल्यूएसएम के अंदर चल रहा है, तो डब्ल्यूएसएम के अंदर जिसकी वैल्यू है वो 8 फाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अब जैसे वोल्टेज कनेक्शन पढ़ेंगे एलएसएम, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। ठीक है, अब जैसे अपन शियर प्लेन की हमने बात करी थी भाई, जैसे शियरिंग की बात करते हैं, शियरिंग के लिए प्लेन कौन सा बनता है, ये वाला, बेयरिंग के लिए कौन सा बनता है, ये वाला, और टियरिंग के लिए कौन सा बनता है, प्लेट का टियर। ठीक है, तो इस तरह से अपन को ये सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 1 पे कौन सा, यहाँ पर टियरिंग यानी कि प्लेट की सॉलिड स्ट्रेंथ कहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे। ठीक है, या फिर बोल्ट के अंदर होल की बात करते हैं वहां पे, बिट्स पे। ठीक है, बियरिंग कहाँ चेक करते हैं, रिवेट इस तरफ से, शियरिंग स्ट्रेंथ कहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे रिवेट पे अपन चेक करते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने तो क्या हो गए, चार जंक्शन तो यही हो गए। ठीक, उसके बाद आपको और क्या याद रखना है, अजम्पशन नेक्स्ट 5, अजम्पशन नंबर 4, यानी जब भी अपन प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे की प्लेट है वो एक दूसरे पर क्या लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी, लेकिन उस फ्रिक्शन को भी क्या कर देना, अपन को नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो द फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन द प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड, द फ्रिक्शन फोर्स between the friction force between plates
between the plates is neglected, उसको क्या कर दिया जाएगा भाई, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब एक चीज और याद रखनी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब अपन क्या करते हैं पर गेज की बात करते हैं या फिर पर पिच की बात करते हैं, उस टाइम ध्यान रखना, जैसे मैंने एक कनेक्शन बनाया, ये हो गया एक कनेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने दो प्लेट्स को कनेक्ट किया। जब मैं अपन टॉप व्यू की बात करते हैं तो अपने कुछ इस तरह से देखा था, एक प्लेट यहाँ दिख रही है, एक प्लेट अपन को यहाँ दिख रही है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कनेक्शन है, मान लीजिए कि 1 2 और 3 इसके अंदर क्या है, रिवेट्स है। और यदि पर गेज की बात करता हूँ तो एक गेज डिस्टेंस क्या होगी, इसके सेंटर से लेके ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाले पोर्शन की बात करूँ तो ये मेरी क्या होती है, गेज लेंथ होती है, ठीक है। तो जब भी अपन इसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई, जो भी डिस्टेंस है P या G या B, ये टोटल एंटर प्लेट होती तो B ले लेते हैं, पर पिच की बात करते हैं P ले लेते हैं, और पर गेज है तो G ले लेते हैं। इसमें से क्या किया था, जो भी बोल्ट होल है उसके डाया को माइनस कर दिया था, इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट इनटू परमिसिबल स्ट्रेस इन टीयरिंग, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं जो कि इस कनेक्शन के अंतर्गत काम आ रहे हैं पर गेज के अंतर्गत, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन को याद रखनी है। इसी को अपने कहा था कि जब भी अपन कनेक्शन डिजाइन करते हैं तो अपना कनेक्शन फेल नहीं होना चाहिए, यानी आरबी की वैल्यू, रिवेट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो यहाँ एन क्या है, एन क्या है मेरा यहाँ पे, नंबर ऑफ रिवेट्स इन शेडेड रीजन, यानी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर तो 2 है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स इन शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन। बाकी आपको पता है जी क्या है, गेज डिस्टेंस, जो कि डायग्राम में आपको दिख ही रही है, ठीक है। डी क्या है, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, या फिर उसको क्या कह देते हैं, होल डाया, होल का डाया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये एफ टी कर लेते हैं, टी इज द क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट्स, ठीक है, और उसमें भी कौन सी, थिनर प्लेट की, और एफ टी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, ये सारी चीजें यहाँ याद रखनी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है, ठीक, क्लियर हो गए। तो ये सारे असम्पशंस हैं जो कि आपको कंसीडर करके चलने हैं जब भी आप रिवेटेड कनेक्शन की डिजाइन कर रहे हो, क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी। अब जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है सिंगल रिवेटेड लाइन, ठीक है, सिंगल रिवेटेड मतलब क्या है कि एक लाइन है, रिवेट की क्या है, एक लाइन है, उसके अंतर्गत मल्टीपल रिवेट हो सकते हैं। यदि आपसे बोला जाए डबल रिवेटेड जॉइंट, दैट मींस कि रिवेट की लाइन 2 है, इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, यानी जब आप कनेक्शन को कुछ इस तरह से देखोगे, लेफ्ट जेंटी बना देता हूं, यदि आपसे इस तरह का कनेक्शन बोला और यदि आपसे बोला सिंगल रिवेटेड, तो आपको साइड से सिर्फ एक रिवेट देगा, इसके पीछे कितने हैं उसको अपन को मतलब नहीं है, तो दिस इज द सिंगल रिवेटेड कनेक्शन। वहीं यदि आपको कुछ इस तरह से दिखे तो आपको 2 रिवेट दिख रहे हैं, मतलब ये डबल रिवेटेड है, ठीक है, इसके पीछे वही कितने भी हो सकते हैं, ये भी आपको मल्टीपल रिवेट इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको साइड से कितने रिवेट्स लाइन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन को किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ असम्पशंस थे जो कि आपको याद रखने हैं। बाकी अभी रिवेट के अंदर एक टॉपिक और बचा है, एसेंट्रिक कनेक्शन, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।